Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025824 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 824 का विश्लेषण। पेपर 824 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है, विलोम शब्द है। प्रश्न शब्द कंटेम्पलेट का अर्थ है गहरा विचार करना या गहन विचार करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी डिसरिगार्ड, जिसका अर्थ है नज़रअंदाज करना या टू इग्नोर। हिंदी के अन्य शब्द हो सकते हैं उपेक्षा करना या अवहेलना करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। रूमिनेट के दो प्रमुख अर्थ हैं, एक है गहरा विचार करना और दूसरा है जुगाली करना। गाय भैंस जब चारा चबाते हुए जुगाली करती हैं तो उसे भी रूमिनेट कहा जाता है। तो गहरा विचार करना अथवा जुगाली करना। मेडिटेट का अर्थ है ध्यान लगाना या गहरा विचार करना, गहन विचार करना। और रिट्रैक्ट का अर्थ है वापस लेना या पीछे हटना। यदि आप अपने कथन या अपने दावे से पीछे हटते हैं तो भी आप उसे विड्रॉ कर रहे हैं या रिट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रिट्रैक्ट या विड्रॉ। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा, क्योंकि कंटेम्पलेट है गहन विचार करना और डिसरिगार्ड उसका एंटोनिम है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, अवहेलना करना। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमें एक वाक्य मिला है जिसमें एक रेखांकित सेगमेंट या खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे रिप्लेस करके वाक्य को इम्प्रूव कर सके। पढ़ते हैं। आई हैव द बेस्टेस्ट प्लेसमेंट ऑफर अमंग ऑल माई क्लासमेट्स। वाक्य में स्पष्टतः एरर यहाँ है। विद्यार्थी इस बात से परिचित होंगे एडजेक्टिव गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, ना कि बेस्टेस्ट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, आई हैव द बेस्टेस्ट नहीं, आई हैव द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफर अमंग ऑल माई क्लासमेट्स। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, अमंग ऑल माई क्लासमेट्स की बात है, हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। मोर गुड भी नहीं, गुड भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए द बेस्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें मिला है एक मुहावरा या एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ बताता हो। फॉल फ्लैट का अर्थ है नाकाम होना या अप्रभावी सिद्ध होना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, टू फेल और टू बी इनइफेक्टिव। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टू डू समथिंग अल्टीमेटली, अल्टीमेटली है आखिरकार या फिर अंतिम रूप से या अंततोगत्वा। तो आखिरकार कोई चीज़ करना, अंतिम रूप से कोई चीज़ करना बिल्कुल नहीं। टू रिजॉल्व का अर्थ है समाधान करना। फॉल ऑन द ग्राउंड भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा, टू फॉल और टू बी इनइफेक्टिव। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। इसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हमें दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ना है और उन्हें फिर सही लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो पहले पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें। पढ़ते हैं। सम रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स का अर्थ है निवासी, सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का अर्थ है अवसर, फॉर ग्रोथ विकास के लिए, तरक्की के लिए। एंड प्रॉस्पेरिटी का अर्थ है समृद्धि। वाइल दूसरी ओर, अदर्स दूसरे लोगों को, फियर्ड दैट इट वुड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का अर्थ है नष्ट करना द टाउन्स यूनिक कैरेक्टर, यूनिक का अर्थ है अनूठा या विलक्षण, कैरेक्टर है रूप, चरित्र। द स्मॉल टाउन ऑफ मिलफील्ड वॉज नोन फॉर इट्स चार्मिंग मेन स्ट्रीट, चार्मिंग का अर्थ है खूबसूरत, ब्यूटिफुल। वेयर लोकल्स मीन्स स्थानीय लोग, एंड विजिटर्स जो आगंतुक थे, पर्यटक। अलाइक समान रूप से, कुड स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का अर्थ है चहलकदमी करना। अमंग द क्वेंट शॉप्स एंड कैफेज, विद्यार्थी ध्यान दे, क्वेंट का अर्थ है कोई चीज़ जो असामान्य हो या पुरानी हो पर फिर भी आकर्षक लगती हो, उसे कहते हैं क्वेंट। तो अनूठे, विलक्षण या अनूठे, हटकर। शॉप्स एंड कैफेज, कैफे एक प्रकार का रेस्टोरेंट है। द डिबेट ग्रीव हीटेड, और जो डिबेट थी वो और ज़्यादा हीटेड हो गई, लोगों में बहुत उग्रता या जोश से या बहुत ज़्यादा गर्मी से बातचीत होने लगी। एंड टेंशंस रोज, और तनाव बढ़ गया। एज द टाउन स्ट्रगल टू डिसाइड इट्स फ्यूचर, क्योंकि टाउन संघर्ष कर रहा था, कस्बा संघर्ष कर रहा था अपना भविष्य तय करने के लिए।
वन डे, अंतिम खंड, अ लार्ज कॉरपोरेशन अनाउंस्ड, एक दिन एक बड़ी कॉरपोरेशन ने ये घोषित किया, इट्स प्लान्स, इसकी ये योजना, टू बिल्ड अ मैसिव, मैसिव का अर्थ है बहुत बड़ा, शॉपिंग सेंटर ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। विद्यार्थी ध्यान दें, आउटस्कर्ट्स का अर्थ है शहर का बाह्य हिस्सा, सबर्ब्स, सबर्ब्स या शहर का बाहरी हिस्सा या बाह्य हिस्सा। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि कोई टाउन है मिलफील्ड, उसका जो अंदरूनी भाग है वो बहुत आकर्षक है, वहाँ क्विंट मीन्स पुरानी या अजीब किंतु सुंदर अनूठी दुकानें और कैफ़ेज़ हैं। अब वहाँ एक बड़ी कोई बिल्डिंग या शॉपिंग सेंटर बनने की बात है जिसको लेकर लोगों में विरोध है। हमारे पास में जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं BD और AC। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड है B, जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। द स्मॉल टाउन ऑफ मिलफील्ड वॉज नोन फॉर इट्स चार्मिंग मेन स्ट्रीट where locals and visitors alike could stroll, चहलकदमी करना among the quaint shops and cafes। इसके उपरांत खंड D, वन डे, एक दिन, अ लार्ज कॉरपोरेशन, एक बड़ी कंपनी ने, अनाउंस्ड इट्स प्लान्स टू बिल्ड अ मैसिव शॉपिंग सेंटर, कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर बनाएगी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, शहर के बाह्य हिस्से में, सबर्ब्स में। उसके उपरांत होगा खंड A, सम रेजिडेंट्स सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, कुछ ने तो इसको एक ऐसा अवसर पाया कि इसमें ग्रोथ होगी, तरक्की होगी और समृद्धि आएगी, वाइल, जबकि या दूसरी ओर, अदर्स फियर्ड दैट इट वुड डिस्ट्रॉय द टाउन्स यूनिक कैरेक्टर, यूनिक है विलक्षण, सबसे अनूठा, अलग। और अंतिम खंड मात्र C ही हो सकता है। द डिबेट ग्रू हीटेड, और ये बहस बहुत ज़्यादा जोश पकड़ने लगी और ज़्यादा इसमें गर्मी आने लगी, हीटेड हो गई, उग्र हो गई, जोश भरी हो गई, बहुत से लोग बात करने लगे। एंड टेंशंस रोज, और तनाव बढ़ने लगा। एज द टाउन स्ट्रगल टू डिसाइड इट्स फ्यूचर, जब जो टाउन या कस्बा अपना भविष्य तय करना चाह रहा था कि ऐसा होने दें या फिर ना होने दें। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले B, उसके उपरांत D, उसके उपरांत A और फिर अंतिम खंड C। ऐसा ऑप्शन है मात्र ऑप्शन A, B, D, A, C, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। हमें एक वाक्य मिला है, इसकी सिचुएशन पर उचित पढ़ने वाली इडियम या मुहावरा हमें चुनना है। पढ़ते हैं। मयंक वॉज स्पीकिंग अ लॉट अबाउट ऑनेस्टी, मयंक ऑनेस्टी के बारे में बहुत बोल रहा था, बट व्हेन रीटा रिमाइंडेड हिम अबाउट द मनी पेड टू हिम फॉर द वर्क, लेकिन जब रीटा ने उसे याद दिलाया, स्मरण कराया उस धन का जो उसे काम के लिए दिया गया था, ही बिहेव्ड टिमरसली, टिमरसली का अर्थ है कायरतापूर्ण तरीके से, एंड लेफ्ट द प्लेस, कायरतापूर्ण तरीके से फिर वो बिहेव करने लगा और वहाँ से निकल गया। इस सिचुएशन के लिए सही इडियम होगी ऑप्शन डी, गोइंग विथ हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स। विद्यार्थी ध्यान दें, टू गो समवेयर और टू लीव अ प्लेस विथ योर टेल बिटवीन योर लेग्स का अर्थ है कहीं से दुम दबा के निकलना, अर्थात कहीं से शर्मिंदा होकर या झेप में किसी स्थान को छोड़कर निकलना। तो शर्मिंदगी के साथ, लज्जा के साथ, झेप के साथ अगर आप कहीं से जाते हैं तो यू आर लीविंग दैट प्लेस विथ योर टेल बिटवीन योर लेग्स। हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का शाब्दिक अर्थ है मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना। मुहावरात्मक अर्थ हुआ व्यर्थ की कोशिश करना। आप एक ऐसा प्रयास करें जो व्यर्थ का है, जिसमें ऊर्जा और समय खराब होगा, उसे कहेंगे फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। शुगरिंग द पिल एक अच्छी इडियम है, विद्यार्थी ध्यान दें। पिल का अर्थ है कोई गोली या टैबलेट, शुगरिंग द पिल का अर्थ है किसी दवाई पर चीनी का लेप चढ़ाना या चीनी लेपित करना, अर्थात कोई अनाकर्षक या अनप्लेजेंट चीज़ हो उसको थोड़ा सा आकर्षक बनाना या स्वीकार करने योग्य बनाना। और ऑप्शन सी फॉलिंग फ्लैट आप पढ़ ही चुके हैं, नाकाम होना, अप्रभावी होना, फेल होना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 पढ़ते हैं। निर्देश, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। हमें एक वाक्य मिला है जिसके खंड है और हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, दैट कंटेन्स एन एरर, जिसमें कोई
ग्रामेटिकल अशुद्धि है, व्याकरणीय अशुद्धि है। The extra weight was negligible and did not affect the car's performance। विद्यार्थी ध्यान दें, नेग्लिजिबल की स्पेलिंग गलत है, जी के उपरांत भी आई होना चाहिए था। नेग्लिजिबल हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सही स्पेलिंग होगी NEGLIGIBLE। नेग्लिजिबल मीन्स नगण्य, नगण्य ना के बराबर। जो एक्स्ट्रा वेट डाला गया वो नगण्य था और इससे कार की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। दी एक्स्ट्रा वेट डिड नॉट अफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, इनमें कोई भी त्रुटि नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान द गवर्नमेंट एंड अ नंबर ऑफ एनजीओ, सरकार और कई सारी एनजीओज ने ट्राइड देयर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश की टू लुक आफ्टर डैश वर्कर्स लिविंग इन आर बिग सिटीज। टू लुक आफ्टर देखभाल करना डेस्टिट्यूट वर्कर्स, डेस्टिट्यूट का अर्थ है दरिद्र या बहुत ही गरीब, गरीब निर्धन वर्कर्स की जो कि हमारे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनकी देखभाल की कोशिश की सरकार ने और कई सारी एनजीओज ने, गैर सरकारी संगठनों ने। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। पेन्यूरी का अर्थ है गरीबी या दरिद्रता, तो गरीबी नहीं, गरीब होना चाहिए था। अगर पेन्यूरियस होता तो हम इसे कंसीडर कर सकते थे। एफ्लुएंट का अर्थ है बहुत धनवान, वेरी रिच, और पेट्रियोटिक का अर्थ है राष्ट्रभक्त या देशभक्त। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 निर्देश है सिलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। शब्द मिस्चीवस में ये आई नहीं होना चाहिए था, सही स्पेलिंग होगी MISCHIEVOUS। वी और ओ के बीच का आई नहीं होना चाहिए था। मिस्चीवस का अर्थ है शरारती या उद्दंड। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। एक्विएस का अर्थ है स्वीकार करना। अगर आप किसी चीज़, किसी प्रस्ताव को स्वीकार करें अक्सर थोड़ी अनिच्छा या नानुकर से, तो उसे कहते हैं एक्विएस। आर्टिफिशियल है कृत्रिम या मानव निर्मित। और अंतिम ऑप्शन सी एक बहुत अच्छा शब्द है कॉन्शियंशियस, उच्चारण है कॉन्शियंशियस, जिसका अर्थ है बारीकियों पर या सही गलत पर बहुत ध्यान देने वाला, विवेकशील या धर्मशील। अगर आप एक कॉन्शियंशियस वर्कर हैं तो आप हर चीज़ के सही गलत पक्ष पर बहुत ध्यान देते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, विवेकशील हैं, धर्मशील है। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है मेटिकुलस। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा क्योंकि अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। एक बार फिर से वही निर्देश है, हमें एक रेखांकित खंड मिला है एक वाक्य में। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो सही ऑप्शन से इसे रिप्लेस करके वाक्य को इंप्रूव कर सके। पढ़ते हैं। द पीपल हु लिव हियर have had the same kind of lifestyle until hundreds of years। लोग जो यहाँ रहते हैं, यहाँ बसते हैं, उनकी वही जीवन शैली रही है सैकड़ों वर्षों से। विद्यार्थी ध्यान दें, समय की अवधि बताने का प्रपोजिशन until नहीं है, for है। For hundreds of years हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सैकड़ों वर्षों से उनकी वही जीवन शैली रही है। समय की अवधि for से बताएं, until से नहीं। थ्रू hundreds of years नहीं। ऑल्दो हालांकि hundreds of years। सिंस भी नहीं, सिंस समय का बिंदु बताता है, अवधि हम बताते हैं फॉर से। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हमें मिला है पैसिव वॉइस का एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक तरह से एक्टिव वॉइस में बदलता हो। पढ़ते हैं। Was the book written by an unknown author। विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले वाक्य का टेंस पहचाने। टेंस है सिंपल पास्ट, वाक्य का प्रकार है इंटेरोगेटिव और वाक्य है पैसिव वॉइस में। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो सिंपल पास्ट में इंटेरोगेटिव रूप में हो, अर्थात डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया हो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। डिड एन अननोन ऑथर राइट द बुक। डिड एन अननोन ऑथर नया सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म होगी डिड के साथ वर्ब की, राइट द बुक। क्या ये किताब किसी अज्ञात लेखक ने लिखी? अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी में भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है।
ऑप्शन ए कहता है डिड द बुक राइट, डिड द बुक नहीं, डिड एन अननोन ऑथर, डिड है राइट है, किंतु ऑप्शन ए में यहाँ काफ़ी गलती है, तो डी वाली बात ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी पर नज़र करते हैं, वॉज द बुक नॉट रिटन, बिल्कुल नहीं, वॉइस भी नहीं बदला गया है, वाक्य भी गलत है, वॉज द अननोन ऑथर रीडिंग, बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा, डिड एन अननोन ऑथर राइट द बुक। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, हमें निर्देश मिला है हम पता लगाएं रेखांकित शब्द या अंडरलाइन शब्द के सिनोनिम का, पर्यायवाची का। पढ़ते हैं, ही वॉज पुट बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स का अर्थ है जेल में, उसे कैद में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। फॉर हिज एक्ट ऑफ फॉर्जरी, फॉर्जरी का अर्थ है जालसाजी, अगर आप झूठे दस्तावेज या झूठे कागज़ तैयार करते हैं तो आप फॉर्जरी कर रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, काउंटरफिटिंग। काउंटरफिट करने का अर्थ है जाली या नकली दस्तावेज, नोट आदि तैयार करना। तो आप नकली दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, नकली मुद्रा छाप रहे हैं, तो आप काउंटरफिटिंग कर रहे हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए मर्डरिंग, आप जानते हैं हत्या करना। कोक्स एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है फुसलाना, अपनी बातों में लेना। इसके लिए एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है कजोलिंग। और अंतिम ऑप्शन एम्बेजल, बहुत ही अच्छा शब्द है। एम्बेजल का अर्थ है गबन करना। अगर आप किसी धन को ले लेते हैं जिस पर आपका अधिकार नहीं है तो आप उसे एम्बेजल कर रहे हैं। आप किसी संस्था के पदाधिकारी हैं और उसके धन को गुप्त रूप से, अवैध रूप से, भ्रष्टाचार के तहत अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने पास ले लेते हैं, तो आप वहाँ गबन कर रहे हैं, आप फंड्स को इम्बेजल कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम होगा, विद्यार्थी ध्यान दें, मिस अप्रोप्रिएट। टू मिस अप्रोप्रिएट और स्टील जनरली फंड्स, गबन करना या फिर मिस अप्रोप्रिएट करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी, काउंटरफिटिंग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, एक बार फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताइए। प्रश्न शब्द है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का अर्थ है अपरिहार्य या बेहद ज़रूरी, जिसके बिना काम न चले, जो बेहद ज़रूरी हो, अपरिहार्य हो, वो है इंडिस्पेंसिबल या नेसेसरी। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इसेंशियल का अर्थ है अत्यावश्यक या नेसेसरी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। मेमोरेबल का मतलब है स्मरणीय, जिसको याद रखा जाए। इटर्नल का अर्थ है सनातन या शाश्वत, जो हमेशा रहे, जो अनादि हो, वो इटर्नल है। और फोर्सफुल का अर्थ है पुरजोर या जोरदार। हमारा आंसर ऑप्शन सी, इसेंशियल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम, पैसा जो एक साथ दिया जाए, धनराशि जो एक साथ दी जाए, एक मुश्त दी जाए, कहलाती है लमसम। लमसम का अर्थ है एक मुश्त। तो अगर आपने एक साथ पैसा दिया है तो यू हैव गिवन द लमसम अमाउंट। लमसम एक मुश्त। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं, उन्हें रिव्यू कर लेते हैं। एडवांस है अग्रिम, या फिर एक अन्य अर्थ है आगे बढ़ना, तो अग्रिम या आगे बढ़ना। क्रेडिट श्रेय भी है, क्रेडिट उधार भी है, तो श्रेय या उधार जैसी भी स्थिति हो। और अंतिम ऑप्शन, विद्यार्थी इसके उच्चारण पर भी ध्यान दें, उच्चारण है मॉर्गेज, टी नहीं बोला जाता। मॉर्गेज का अर्थ है गिरवी रखना। अक्सर अचल संपत्ति को गिरवी रखने के लिए शब्द मॉर्गेज का इस्तेमाल करते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी, लमसम ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, अब की बार हमारा निर्देश है हम बताएं अंडरलाइन या रेखांकित शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द। पढ़ते हैं, योर व्यूज रिलेटेड टू मोरालिटी। व्यूज है दृष्टिकोण, मोरालिटी है नैतिकता। नैतिकता के संबंध में आपके दृष्टिकोण आर आउटडेटेड। आउटडेटेड का अर्थ है पुराने या अप्रचलित। एंड प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल का अर्थ है विशुद्धिवादी। सरल भाषा में कहें तो प्यूरिटेनिकल या विशुद्धिवादी का अर्थ है धार्मिक या नैतिक मामलों को लेकर बहुत कड़ा या सख्ती से भरा। तो अगर नैतिकता या धार्मिक संबंध में आपके दृष्टिकोण या आपका व्यवहार बहुत सख्ती वाला है, कड़ाई वाला है, वहाँ आप बिल्कुल भी ढीलापन या लचक नहीं दिखाते हैं, कड़ाई रखते हैं, तो फिर आपके दृष्टिकोण या आपका धार्मिक या नैतिक व्यवहार हुआ प्यूरिटेनिकल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, परमिसिव। परमिसिव का अर्थ है
अनुमोदक यानी स्वतंत्रता देने वाला। अगर आप एक परमिसिव व्यक्ति हैं, परमिसिव माता पिता भाई बहन हैं, तो आप अपनी संतान या भाई बहन जैसी भी स्थिति हो उनको स्वतंत्रता देते हैं, अनुमोदन करते हैं, उनको चीज़ों के लिए आमतौर पे आज़ादी देते हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स का अर्थ है रूढ़िवादी या परंपरावादी, इनटॉलरेंट का अर्थ है असहनशील, और अंतिम ऑप्शन ब्लास्फेमस एक बहुत अच्छा शब्द है। ब्लास्फेमस का अर्थ है जिसने ब्लास्फेमी की हो, अर्थात ईश्वर या धर्म या पवित्र चीज़ों की निंदा या अपमान करने वाला। तो ईश्वर या पवित्र चीज़ों का अपमान करने वाला व्यक्ति या व्यवहार हुआ ब्लास्फेमस। हमारा आंसर ऑप्शन सी परमिसिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, निर्देश है दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलें। पढ़ते हैं, द कंपनी विल रिलीज द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य का टेंस पहचाने। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, टेंस हुआ सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें हमें मिल रहा हो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिलीज्ड। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, द न्यू प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ। विल बी रिलीज्ड पैसिव वॉइस है। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है द न्यू प्रोडक्ट विल रिलीज्ड, बिल्कुल नहीं, विल रिलीज नहीं, विल बी रिलीज्ड होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सी कहता है द न्यू प्रोडक्ट विल बी रिलीजिंग, बिल्कुल नहीं। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है द न्यू प्रोडक्ट इज रिलीज, नहीं, वाक्य फ्यूचर का है, प्रेजेंट का नहीं। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो रेखांकित या अंडरलाइंड हिस्से के लिए सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देता हो। पढ़ते हैं, शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ रिलीजन। वो सचमुच बहुत रुचि लेती है इन द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म के अध्ययन में। द स्टडी ऑफ रिलीजन के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा थियोलॉजी। थियोलॉजी का अर्थ है धर्म का अध्ययन। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, उनकी भी समीक्षा करते हैं। ऑप्शन बी फिलोलॉजी का अर्थ है किसी भाषा के वर्तमान स्वरूप और उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का अध्ययन। हिंदी में कहें तो भाषा शास्त्र या भाषा विकास शास्त्र। ऑप्शन सी लेक्सिकोग्राफी उस एक्टिविटी या पेशे को कहते हैं जिसमें आप डिक्शनरीज या शब्दकोश जो है संपादित करते हैं, संकलन करते हैं। तो शब्दकोशों के रचना के कार्य को कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। और अंतिम ऑप्शन सेफोलॉजी का अर्थ है चुनावों का अध्ययन। अगर आप चुनावों और वोटिंग के ट्रेंड्स का अध्ययन करते हैं तो आप कर रहे हैं सेफोलॉजी। इस शब्द में पहला लेटर पी साइलेंट रहता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, निर्देश है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो या व्याकरणीय अशुद्धि हो। पढ़ते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, ग्रामेटिकल अशुद्धि यहाँ है, अकरेक्ट नहीं द करेक्ट एड्रेस होना चाहिए क्योंकि द करेक्ट एड्रेस एकमात्र होगा। तो सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास सही पता हो, आप ड्राइविंग शुरू करें उससे पहले। हमारा आंसर कौन सा खंड होगा? ऑप्शन सी ही होगा। अकरेक्ट एड्रेस लिखा है, होना चाहिए था द करेक्ट एड्रेस। अन्य किसी ऑप्शन में कोई एरर नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, एक बार फिर से select the most appropriate option that can be used as a one word substitute for the underlined segment in the given sentence or in the following sentence। फिर से रेखांकित खंड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने का निर्देश मिला है। पढ़ते हैं, द बास्केटबॉल प्लेयर वॉज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। फॉर्मिडेबल का अर्थ है दुर्जेय, जिसे हरा पाना मुश्किल हो, जो काफ़ी शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है, जिसे हरा पाना मुश्किल हो, जो दुर्जेय है, फॉर्मिडेबल है, बिकॉज ही वॉज एबल टू यूज बोथ हिज हैंड्स इक्वली वेल। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है इस खंड का जो अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से समान रूप से यूज़ कर सकता हो। तो जो आदमी अपने दोनों हाथों से कुशल हो, दोनों हाथों का कुशलता से प्रयोग कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, उभय हस्त, अर्थात जिसके दोनों हाथों से वो इक्वली कुशलता से काम ले सकता हो।
अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। इक्विपॉइज का अर्थ है साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी क्लमजी का अर्थ है बेढंगा या फिर अकुशल। तो अगर कोई व्यक्ति बेढंगा है, अकुशल है, चीज़ों को ठीक से नहीं संभाल पाता, गिराता रहता है और बेढंगा है अपने व्यवहार, आचरण या काम करने में, तो क्लमजी है। अनस्किल्ड है, अनस्किलफुल है। और ऑप्शन डी इनडिसाइसिव का अर्थ है अनिर्णित या अनिर्णायक। हमारा आंसर ऑप्शन बी एम्बीडेक्स्ट्रस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। मैरिटल है वैवाहिक, डैश ऑफन एस्केलेट्स। एस्केलेट का अर्थ होता है बढ़ जाना। व्हेन पार्टनर्स, जब पार्टनर्स मीन्स पति पत्नी इग्नोर ईच अदर्स कंसर्न्स। कंसर्न्स का अर्थ है परवाह या चिंता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी मैरिटल डिस्कॉर्ड, वैवाहिक कलह। डिस्कॉर्ड का अर्थ है कलह या स्ट्राइफ, आपसी झगड़ा। वैवाहिक कलह अक्सर बढ़ जाती है जब पार्टनर्स एक दूसरे की परवाहों या चिंताओं को नज़रअंदाज करने लगते हैं। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। ऑप्शन ए यूनिफॉर्मिटी का अर्थ है एक रूपता। यूनिफॉर्मिटी है तो सब या जितने भी लोग हैं वो एक जैसे हैं, एक जैसी उनकी सोच है या अपीयरेंस है, तो यूनिफॉर्मिटी है एक रूपता। हार्मनी है सौहार्द। हार्मनी डिस्कॉर्ड का एंटोनिम है, विलोम शब्द है। सौहार्द आपसी तालमेल और इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, महत्व। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य मिला है, पढ़ते हैं। सुमन सेड टू हर फियोंसे। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है फियोंसे, जिसका हिंदी अर्थ है मंगेतर। सुमन ने अपने मंगेतर से कहा, कोट, माई फादर कांट अफोर्ड। अफोर्ड का अर्थ है खर्च उठा पाना या वहन कर पाना। टू गिव मी ए लार्ज डावरी, एंड ऑफ द कोट। विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हमें पहचानना होता है रिपोर्टिंग वर्ब को। सुमन सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। टू हर फियोंसे अपने मंगेतर से कहा, कोट, माई फादर कांट अफोर्ड टू गिव मी अ लार्ज डावरी, एंड ऑफ द कोट। मेरे पिता मुझे बहुत ज़्यादा, डावरी का अर्थ है दहेज, नहीं दे सकते। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, उसके बाद टू और फिर ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा सुमन टोल्ड हर फियोंसे। उसके उपरांत चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और वाक्य असर्टिव प्रकार का है, अंदर के खंड का भी बदलाव होगा। कैन बदलेगा कुड में, कांट हो जाएगा कुडंट। माई फादर सुमन होने के कारण हो जाएगा हर फादर। इस सारे आलोक में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन ए, सुमन टोल्ड हर फियोंसे। सुमन ने अपने फियोंसे से कहा। दैट माई फादर के स्थान पर सुमन लड़की है, हर फादर। कैन नॉट परिवर्तित होगा कुड नॉट में। अफोर्ड टू गिव मी हो जाएगा हर अ लार्ज डावरी, बहुत ज़्यादा दहेज। सुमन ने अपने मंगेतर से कहा कि उसके पिता उसे बहुत ज़्यादा दहेज देना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो खर्च या वहन नहीं कर पाते, वो खर्च नहीं उठा पाते, उसे वहन नहीं कर पाते। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या कमी है, आस्ट नहीं। हमें मिला है असर्टिव वाक्य, आस्ट होता अगर ये एक इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य होता। सुमन टोल्ड टू हर फादर नहीं, टोल्ड के साथ सीधा उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस रूप का, इस वाक्य का जो बनावट है वो एक्टिव वॉइस की है, टोल्ड के साथ में टू नहीं होना चाहिए। सो हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला। वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं एक्टिव वॉइस में है, तो टोल्ड के बाद टू नहीं होगा। सुमन टोल्ड हर फियोंसे दैट माई फादर, नहीं, हर फादर होना चाहिए था। सही इनडायरेक्ट रूप होगा ऑप्शन ए, सुमन टोल्ड हर फियोंसे दैट हर फादर कुडंट अफोर्ड टू गिव हर अ लार्ज डावरी। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 से 100 हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति वाकिफ हैं। सबसे पहले पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। यदि समय कम हो, समय का अभाव हो, समय अल्प हो, तो फिर आधा पैसेज पढ़ें और उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पहले पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। स्पीच इज अ ग्रेट डैश, स्पीच का अर्थ है वाणी, भाषा आपकी, इज अ ग्रेट डैश बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स। कर्स का अर्थ है श्राप या शाप, ये एक बहुत बड़ा शाप या श्राप हो सकती है साबित।
फॉर क्योंकि, फॉर का अर्थ है चूंकि या क्योंकि, while it helps us to make our desires, desires से इच्छाएं, and intention से इरादे, known to our fellows, क्योंकि एक और तो ये हमें सक्षम बनाती है कि हम अपनी इच्छाएं और इरादे बता सकें, जाहिर कर सकें हमारे फेलो साथियों को. इट कैन ऑल्सो इफ वी यूज इट केयरलेसली मेक आर एटीट्यूड, एटीट्यूड है रवैया या दृष्टिकोण, कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड. हो सकता है अगर हम इसका लापरवाही से प्रयोग करें वाणी का, भाषा का, तो हो सकता है लोग हमारे रवैये को बिल्कुल गलत समझ जाएं, मिसअंडरस्टूड हो जाए वो चीज़. अ स्लिप ऑफ द डैश, स्लिप का अर्थ है किसी चीज़ में हुई चूक या फिसलन. द यूज ऑफ एन अनयूजुअल और एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का अर्थ है द्विअर्थी या अस्पष्ट अर्थ वाला. अगर किसी चीज़ के दो अर्थ निकलते हो या अस्पष्ट हो उसका अर्थ, तो वो हुआ एम्बिग्यूअस. एंड सो ऑन. मे क्रिएट एन एनिमी, मैनी नहीं मे होना चाहिए था, मे क्रिएट एन एनिमी, हो सकता है कि एनिमी बन जाए. वेयर वी हैड होप टू विन अ फ्रेंड. अगेन पुनः, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट डैश and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as showing pride. इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि वाणी के महत्व और वाणी के अनुशासन पर ये पैसेज है. अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं. स्पीच इज अ ग्रेट डैश, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग. वाणी एक बहुत महान, बहुत अच्छा वरदान है. अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं. आर्टिकुलेशन का अर्थ है बोलने की कला, वाक पटुता या वाक कला. प्रोटेक्शन का अर्थ है सुरक्षा और आर्ट का अर्थ है कला. हमारा आंसर ऑप्शन ए ब्लेसिंग ही होगा. पुनश्च पढ़ते हैं. स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, वाणी एक बहुत बड़ा वरदान है. बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स, किंतु ये एक बहुत महान या बहुत बड़ा शाप या श्राप सिद्ध हो सकती है. फॉर क्योंकि या चूंकि, while it helps us to make our desires and intentions known to our fellows, क्योंकि ये हमें सक्षम बनाती है कि हम हमारी इच्छाएं और हमारे इरादे अपने साथियों को बता सकें. It can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. किंतु अगर हम इसे लापरवाही से प्रयोग करें तो हो सकता है वाणी के कारण लोग हमारे दृष्टिकोण को एकदम गलत समझ जाएं. आगे बढ़ते हुए, A slip of the dash, a slip of the tongue. A slip of the tongue का अर्थ है बोलने में हुई चूक या जबान का फिसलना. तो जबान का फिसलना या बोलने में हुई चूक, of the tongue, the use of an unusual or ambiguous word and so on may create. जबान का फिसलना, बोलने में हुई चूक आदि से हो सकता है, या द्विअर्थी शब्द के इस्तेमाल से हो सकता है कि हम एक दुश्मन बना बैठें. वेयर वी हैड होप टू विन अ फ्रेंड, जहां हमने दोस्त बनाने की सोची थी, हो सकता है हम किसी को दुश्मन बना सके. क्यों? क्योंकि आपके बोलने में चूक हुई है या आपने कोई द्विअर्थी शब्द का, दो अर्थ वाले या कंफ्यूजिंग शब्द का इस्तेमाल कर लिया होगा. अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं. ईयर कान है, वर्ड आप जानते हैं, पेन आप जानते हैं, हमारा आंसर टंग ही रहेगा. आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, मे क्रिएट एन एनिमी where we had hoped to win a friend. Again पुनः, different classes of people use different dash, use different vocabularies. अलग अलग वर्गों के लोग, क्लासेस हैं वर्ग के, अलग अलग वर्गों के लोग अलग अलग प्रकार के vocabularies का अर्थ है उनकी अलग अलग शब्दकोश होते हैं. उनके बोलने के तरीके या उनके शब्दों का चुनाव अलग अलग होता है, उनके शब्दकोश अलग होते हैं. अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं. कॉन्टेक्स्ट का अर्थ है संदर्भ, रेफरेंस का अर्थ भी है संदर्भ, हवाला या जिक्र, जिक्र भी रेफरेंस है, हवाला भी, संदर्भ भी, और मीनिंग्स आप जानते हैं. अर्थ हमारा आंसर ऑप्शन डी वोकैबुलरीज ही रहेगा. आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकैबुलरीज एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन. एक शिक्षित व्यक्ति की आम भाषा भी मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर, एक शिक्षित आदमी का आम बोलचाल की भाषा भी हो सकता है अशिक्षित लिसनर, जो अशिक्षित सुनने वाला है, श्रोता है, उसको लग सकता है शोइंग प्राइड, कि वो घमंड दिखा रहा है या इतरा रहा है, जबकि उस शिक्षित व्यक्ति का तरीका ही वैसा है. डैश वी में यूज अ वर्ड अनविटिंगली, अनविटिंगली का अर्थ है बिना इरादे के या बिना विचार किए. इंग्लिश में इसे कह सकते हैं अनइंटेंशनली. तो बिना इरादे के, अनविटिंगली बिना सोचे हुए या बिना ऐसा विचार किए हुए या बिना इरादे के,
unintentionally और unwittingly we may use a word, बिना इरादे के, बिना विचार किए हुए हम ऐसा शब्द यूज कर बैठे, ऐसा संभव है, which bears a different meaning। bear का अर्थ है रखने से, जो रखता है अलग मीनिंग फॉर आवर लिसनर, हमारे श्रोता के लिए उस शब्द का एक अलग ही अर्थ है। हमने बिना इरादे किए हुए अनइंटेंशनली या फिर अनविटिंगली ऐसा शब्द यूज कर लिया जो हमारे श्रोता के लिए अलग अर्थ रखता है फ्रॉम व्हाट इज डस टू मेन ऑफ आवर ओन क्लास, किसकी तुलना में जो हमारे वर्ग के लोगों के लिए वो शब्द अलग अर्थ रखता है और उन लोगों के लिए अन्य अर्थ रखता है। श्रोताओं के लिए केयरफुली का अर्थ है सावधानी से, अटेंटिवली का अर्थ है ध्यानपूर्वक, और इंटेंशनली अनविटिंगली का एंटोनिम है। विद्यार्थी ध्यान दें, इंटेंशनली और हमने लिखा है अनइंटेंशनली, जो अनविटिंगली का अर्थ है। इंटेंशनली है जानबूझकर या इरादतन। हमारा आंसर ऑप्शन सी अनविटिंगली या अनइंटेंशनली ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, अनविटिंगली वी मे यूज अ वर्ड विच बेयर्स अ डिफरेंट मीनिंग, बिना इरादा के, बिना जाने बूझे, विच बेयर्स अ डिफरेंट मीनिंग फॉर आवर लिसनर, हमारे श्रोता के लिए, फ्रॉम वॉट इट डस टू मैन ऑफ आवर ओन क्लास। दस का अर्थ है अतः या इस प्रकार। स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट, विद्यार्थी ध्यान दें, गिफ्ट का अर्थ है प्रतिभा या टैलेंट, ना कि उपहार। यहां पर गिफ्ट प्रतिभा है। दस इस प्रकार, स्पीच इज अ गिफ्ट, एक टैलेंट है, एक प्रतिभा है। टू यूज लाइटली इज नॉट अ गिफ्ट, ऐसी प्रतिभा नहीं है। नॉट अ गिफ्ट, ऐसी प्रतिभा या टैलेंट नहीं है जिसको आप यूज करें लाइटली का अर्थ है लापरवाही से, हल्के में, विदाउट थॉट, बिना विचारे हुए, बट वन विच डिमांड्स, बल्कि एक ऐसी चीज है जो किस चीज की मांग करती है, केयरफुल हैंडलिंग। इसको आप बहुत अच्छे से हैंडल करें, सावधानी से हैंडल करें, अपनी स्पीच का ध्यान रखें, अपनी भाषा को संभाल कर यूज करें, संभल के यूज करें। विच डिमांड्स, जो कि मांग करती है, केयरफुल हैंडलिंग, सावधानी से आप इसे यूज करें। फर्म आप जानते हैं, किसी व्यावसायिक संस्था को भी फर्म कहते हैं, मजबूत या स्ट्रांग को भी फर्म कहते हैं। प्लानिंग आप जानते हैं, नियोजन या योजना, और एक्सप्रेस का अर्थ है अभिव्यक्त करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी केयरफुली रहेगा। विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग। ओनली अ फूल, मात्र कोई मूर्ख ही होगा, विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक। अलाइक आप जानते हैं समान रूप से, जो समान रूप से प्रयोग मिलेगा भाषा को टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन, सभी परिस्थितियों और लोगों के साथ एक प्रकार से भाषा का प्रयोग करे, अभिव्यक्ति करे, ऐसा कोई मूर्ख ही होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी केयरफुल ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 824 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे परिणाम के लिए वीडियो को फिर से देखें, एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों और इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।